नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक ऐसी गलती कर दी है, एक ऐसी भूल कर दी है जो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत भारी पड़ सकती है। उसके एक प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा को राष्ट्रीय चैनल पर एक ऐसी गाली दी है जिसको आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों से जोड़ दिया है कि शहजाद पूनावाला ने यानी बीजेपी ने पूर्वांचलियों को गाली दी है, पूर्वांचलियों का अपमान किया है। अब शहजाद पूनावाला की जो उन्होंने गाली दी है, जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत ही बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय चैनल पर और इससे बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, डिफेंसिव मोड में चली गई है। अब वो समझ नहीं पा रही है कि जो पूनावाला ने कर दिया है उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसने मनोज तिवारी को उतारा है मैदान में। मनोज तिवारी शहजाद पूनावाला की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और खुद पूर्वांचलियों से माफ़ी मांग रहे हैं जो शहजाद पूनावाला ने किया है। लेकिन ये जो हो चुका है उस पर अब इतनी जल्दी मरहम लगने वाला नहीं है, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने एक जाति विशेष को टारगेट करके ये गाली दी और वो पूर्वांचलियों से भी जुड़ गई। हालांकि ऋतुराज झा बिहार के हैं और बिहार को भी पूर्वांचलियों से जोड़कर देखा जाता है। बिहार के लोगों को, यानी ईस्टर्न यूपी और बिहार, ये दोनों मिलाकर पूर्वांचल के लोग हैं और उनको जोड़कर देखा जाता है। तो ये जो गाली है ऋतुराज झा को, उनकी जाति झा, मैथिल ब्राह्मण, उसको ध्यान में रख के दी गई थी। लेकिन ये पूरे पूर्वांचलियों से जोड़कर आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दी है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मोड में है। मनोज तिवारी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन इससे इसकी भरपाई होते हुए नहीं दिख रही है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि दिल्ली के चुनाव में ये जो पूर्वांचल के लोगों की जो ताकत है वो क्या है। दिल्ली में लगभग 35 से 42% तक पूर्वांचल के मतदाता हैं। अब आप सोचिए, 1/3 से भी ज़्यादा मतदाता पूर्वांचल के लोग हैं और बहुत सारी, लगभग 30 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर उनका इतना प्रभाव है कि वो किसी की हार जीत में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और 15 से 16 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर वो निर्णायक हैं, यानी वो जिसको चाहे जिता दें और जिसको चाहे हरा दें, ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि केवल 70 सीटों वाली दिल्ली की असेंबली में, जिसमें 35 सीटों पर बहुमत का फैसला होता है, वहाँ अगर 15-16 सीटें ही हम मानकर चलें तो वो कितनी महत्व की हो जाती हैं। और उसके आधार पर ये जो पूर्वांचलियों का वोट बैंक है वो कितना निर्णायक हो जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, कि वो तय करेंगे कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में लगातार पूर्वांचलियों का समर्थन मिलता रहा है। पहली बार तो 15 सीटों पर उसने पूर्वांचलियों को उतारा और वो सभी के सभी जीते। दूसरे चुनाव में भी उसने ये दांव खेला और उसमें भी उसको सफलता मिली। तो आम आदमी पार्टी का पूर्वांचलियों का एक वोट बैंक बन चुका है। बीजेपी की कोशिश ये थी कि किसी तरह से उस वोट बैंक में सेंध लगाया जाए और उसे वो वोट बैंक थोड़ा आसान इसलिए भी लग रहा था कि उस पट्टी पर, पूर्वांचल वाली पट्टी पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब चलती है। योगी आदित्यनाथ वहीं के हैं और गिरिराज सिंह बिहार के हैं। ये तमाम नेता जो हैं वो इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि अगर वो यहाँ पर पोलराइजेशन वाला खेल खेलेगी और वोट बांट पाई तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और उसे भी फ़ायदा हो जाएगा। ये उसकी रणनीति थी। लेकिन ये जो गाली दे दी गई
उस गाली ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब वो क्या करे, उसको समझ से बाहर आ रहा है। यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली की डेमोग्राफी पिछले 25-30 सालों में कैसे बदली है। एक ज़माना था जब दिल्ली में पंजाबी वोटों का जलवा था। पंजाबी वोटर्स जो थे वो तय करते थे कि दिल्ली की सरकार में कौन क्या होगा। मदन लाल खुराना, जगदीश मुखी वगैरह वगैरह बीजेपी के स्टालवर्ट नेता होते थे और वही चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाते थे। लेकिन उसके बाद से फिर डेमोग्राफी बदलती चली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की संख्या बढ़ती गई दिल्ली में और अब वो 40% के आसपास पहुंच गए हैं। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से थी, लखनऊ से थी, तो एक पूर्वांचलियों का वोट बैंक वो कांग्रेस के साथ जोड़ने में कामयाब रही थी और उसका फ़ायदा कांग्रेस को लगातार मिलता रहा था। लेकिन अब कांग्रेस के हाथ से वो वोट बैंक छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो पूर्वांचलियों का ज़्यादातर वोटर हैं वो निम्न आय वर्ग के हैं। वो छोटे मोटे काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाएंगे, पान की दुकान चलाएंगे, सब्जी ठेले लगाएंगे, इस तरह के छोटे छोटे कारोबार में जुड़े हुए हैं। और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है हर तरह से, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो और चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो। ये तमाम तरह की सुविधाएं वो उन तक पहुंचाते रहे हैं और उससे उनका एक वोट बैंक बन गया था, सॉलिड वोट बैंक बन गया था। और इसलिए वो इस तरह के रिजल्ट की भाई दूसरे चुनाव में 67 सीटें, तीसरे चुनाव में 62 सीटें जीतकर वो सत्ता में आई थी। और इस बार भी उसको लग रहा है कि ये पूर्वांचली वोट अगर उससे जुड़ा रहा तो उसे हराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अब ये लड़ाई पूर्वांचलियों को लेकर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रही है, वो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुक गई है शहजाद पूनावाला की इस गाली की वजह से। इस गाली ने बीजेपी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्या इसका डैमेज कंट्रोल कर सकती है और करेगी तो किस तरह से। उसके पास 2-3 रास्ते हैं। एक बड़ा रास्ता तो ये है कि जो पूर्वांचल के तमाम नेता हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गिरिराज सिंह हो और इस तरह के जो भी नेता हैं जिनकी पहचान है राष्ट्रीय और दिल्ली में भी, उनको लाकर जमकर प्रचार कराए और जो पूर्वांचली मतदाता हैं उनके दिमाग से इस चीज़ से उनका दिमाग ध्यान हटाया जाए जो गाली दी गई है और दूसरे मुद्दों पर ले जाया जाए। दूसरे मुद्दे क्या हो सकते हैं? वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हो सकते हैं। बीजेपी का ये सोच रहा है कि उस पट्टी के जो मतदाता हैं उनमें ये हिंदू मुसलमान चलता है। और अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता आएंगे, अमित शाह और मोदी भी कम नहीं है जब इस तरह की राजनीति करनी होती है और ख़ासतौर से चुनाव के दौरान, तो ये सब अगर उस राजनीति पर कूद पड़ेंगे तो वहाँ के मतदाताओं का ध्यान इस गाली से हट जाएगा और वो बीजेपी की तरफ उनका पोलराइजेशन हो जाएगा हिंदुत्व के नाम पर और मोदित्व के नाम पर। इस तरह से वो पोलराइज करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि इस आय वर्ग को जो फ़ायदा केजरीवाल सरकार दे रही है और देने का वादा कर रही है, जैसे 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का वादा वो कर चुकी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केजरीवाल और उनकी पार्टी के पक्ष में दिख रही हैं और उसमें सेंध लगाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये आखिरी दौर है, 15 से 20 दिन के आसपास बचे हैं और इस दौर में ये जो कांड हो गया है, गाली कांड, उसने उसको एक डिफेंसिव मोड पर भी ला दिया है और वो जो कोशिश कर रही थी उस पर भी पानी फेर दिया है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में पूर्वांचलियों का रुझान क्या रहता है। वो केजरीवाल के साथ चिपके रहते हैं, बने रहते हैं, या हिंदू मुसलमान की राजनीति के प्रभाव में आकर बीजेपी की तरह झुकते हैं। ये भी इसमें देखने की बात होगी कि क्या कांग्रेस जो
अब थोड़ा ज़ोर शोर से चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लड़ रही है पूरे जोशो खरोश के साथ। क्या वो अपने उस वोट बैंक को दोबारा हासिल कर सकती है? उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास ला सकती है, कुछ एक सीटों पर वो कमाल दिखा सकती है। तो ये तितरफा लड़ाई में कई बार ऐसा होता है कि कमज़ोर प्लेयर को भी फ़ायदा हो जाता है किसी किसी सीट पर। क्या वो खेल कांग्रेस कर पाने में कामयाब होगी? ये भी दिलचस्प होगा। तो दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। अल्पसंख्यक मतदाता, दलित मतदाता, इनका रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। पूर्वांचलियों का रुझान भी आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। बीजेपी खींचने की कोशिश करती रही, उसे नाकामी मिलती रही है। इस बार क्या होगा ये देखने की बात है। तो कुल मिलाकर अभी ये खेल अब दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली के चुनाव अगले 10-15 दिन में और खुलेंगे और सारे मुद्दे आएंगे और हम देखेंगे कि एक भीषण जंग दिल्ली यानी हस्तिनापुर में यानी इंद्रप्रस्थ में लड़ी जा रही है सत्ता की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।